हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फिनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग द फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने स्टार्ट करने से पहले उसका डिफरेंस पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट द कॉस्ट अकाउंटिंग मीन एंड व्हाट द फिनेंशियल अकाउंटिंग मीन। सो पहले फिनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ लेता है, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ेगा, फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अभी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या लिखा है, इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन बोला है ना, तो ये पर जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स का मेन मतलब क्या है कि जो जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है वो अगर मनीटरी है, मनीटरी इन द फॉर्म ऑफ अ मनी, हाँ मनी के फॉर्म में अगर वो एक्टिविटीज़ हो रहा है तो वो मनीटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, और एक लाइन में बोला है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड और रिपोर्ट करता है फिनेंशियल डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट एंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी इन द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। एक आपका इंडस्ट्री में, एक फर्म में, एक कंपनी में जो जो ट्रांजेक्शन हो गया है उसको रिकॉर्डिंग का अगर एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा कि आपको ये सब अकाउंट डेबिट में लिखना है, ये सब अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है, तो आपका प्रॉफिट अच्छे से निकलेगा। तो क्या होता है, एक फॉर्मेट हो जाता है कि अगर आप वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आपका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा कि इस साल पे आपने इस साइड में डेबिट किया, नेक्स्ट में उस साइड में डेबिट किया। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक फॉर्मेट रहता है, उसके हिसाब से आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वो जो एंट्रीज़ है, जो इवेंट्स है, वो जो एंट्रीज़ है, जो जो किया है एक्टिविटीज़, वो सब कहाँ पर, जैसे सपोज़ पकड़ लीजिए सैलरी, तो सैलरी हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, इन द डेबिट साइड इफ़ यू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, तो डेबिट साइड में करेंगे। तो वो सेम करने से हर ईयर आपको क्या होगा, एक फॉर्मेट वाइज जाएगा, तो आपको ईजीली वी कैन असर्टेन द प्रॉफिट। ठीक है ना, तो सेम वे जाने से हम लोग का क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिए, बैलेंस शीट बोल दिए, इन द गिवन फॉर्मेट एक फॉर्मेट दिया हुआ था कि बैलेंस शीट को आपको शेड्यूल का पार्ट 2 में ही बनाना है। जैसे पार्ट 1 में आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है, तो उसके हिसाब से पहले क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखा है कि हम लोग क्यों फिनेंशियल वो स्टेटमेंट व फिनेंशियल अकाउंटिंग बनाता है, क्योंकि टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, कंपनी का बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वैल्यू कितना है, फिर प्रॉफिट कितना हुआ है इस साल, हाँ तो वो सब निकालने के लिए हम लोग क्या बनाता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करता है। और ये फिनेंशियल जो अकाउंटिंग बनाता है वो बेसिकली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, द इन्वेस्टर्स, द ओनर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन लोगों को चाहिए कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी में कितना लॉस हो रहा है, कितना आपका एसेट का वैल्यू है, कितना आपका लाइबिलिटीज़ है, हाँ तो ये सब उन लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने को ने मेंटेन किया है तो उसमें सब प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद आपका एसेट्स का सब कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स, समराइज एंड रिपोर्ट द कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा अलग है फिनेंशियल अकाउंटिंग में। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सिर्फ वो लोग रिकॉर्ड्स करता है जो एक्टिविटीज़ हो गया है, क्योंकि उन लोगों को कितना कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, फिनेंशियल पोजीशन कैसा है कंपनी का, वो सब निकालने के लिए। बट इन केस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है, क्या करता है, ये क्या रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, क्या रिपोर्ट करता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कितना है वो उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, पर रिपोर्ट करना, उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, असर्टेन करना द कॉस्ट ऑफ अ फर्म एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट कंट्रोल। बिजनेस में एक टर्म ही होता है कि आप
कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कीजिए। तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कब करेंगे? अगर आपका कॉस्ट कम हो जाएगा तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सपोज़ एक पेंसिल का दाम अगर आपका 10 रुपये है, ठीक है, कॉस्टिंग मतलब बनाने में आपको 10 रुपये लग गया, तो उसको तो मिनिमम आपको एक बार 2 रुपये देके तो आपको सेल करना है ना, तो उसका प्राइस हो गया 11 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट आया 1 रुपी। अगर आपने मार्केट में तो वो पेंसिल का दाम 11 रुपये हो गया ना, तो आपको अगर ये 10 रुपीज़ से अगर आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। सपोज़ आपका कॉस्टिंग हो गया 9 रुपीज़, तो आपका 2 रुपये प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसकी वजह से वो लोग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो पहले उन लोग पहले निकालता है कि कितना कॉस्ट लगेगा, फिर उसके बाद मतलब ट्राई करता है टू कंट्रोल द cost and it tracks the cost of the every unit in the production right from the input of the raw materials to the output proceeds। ये जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट में एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, क्योंकि एक पेंसिल बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल से लास्ट सेलिंग तक सब लगेगा। एक पेंसिल बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स लगेगा, फिर उसके बाद उसको बनाने के लिए लेबर लगेगा, फिर उसके बाद स्टोर करने के लिए ऑफिस का वेयर हाउस लगेगा, फिर उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइज लगेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू द एंड टू द मतलब सेलिंग तक आपको जो जो कॉस्ट चाहिए सब कॉस्ट आपको इंक्लूड हो जाएगा। इट ट्रेस द कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट को ट्रेस करता है कि कितना कहाँ पर कितना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एडेड द मैनेजमेंट इन इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, इफिशिएंटली मेजरमेंट एंड द इम्प्रूव प्रोजेक्टिंग प्लान्स, मेकिंग द बजट। मतलब ये क्या करता है कि ये सेलिंग प्राइस को फिक्स करता है। जैसे सपोज़ पकड़ लीजिए आपका एक पेंसिल है, उसका अगर कॉस्ट आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसको सेल कितने में करेंगे। अगर उसको आपको पता है कि ये पेंसिल का प्राइस का मतलब ये बनाने के लिए आपको 9 रुपये लगा है, 9 रुपीज़, तो आपको 1 रुपये प्रॉफिट चाहिए जैसे भी हो, तो 1 रुपये अगर प्रॉफिट चाहिए तो आप 10 में सेल करेंगे। अगर आपको 1 रुपये प्रॉफिट चाहिए और उसका कॉस्ट सिर्फ 7 ही रुपये हुआ है तो आप 8 रुपये में उसको सेल करेंगे, है ना। तो अगर आपको कॉस्ट ही पता नहीं होगा तो आप सेल प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि 8 रुपीज़ है आपका कॉस्ट, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इफ़िशिएंटली मेजर कैसे करेंगे, इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर आता है, ठीक है। इट ऑल्सो एड द इफेक्टिवनेस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग द यूजफुल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर इफेक्टिवनेस टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग द यूजफुल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, फिनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसको भी मतलब इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। अगर आप उसको मतलब कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो क्या होगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग का भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग का एज ए होल अगर समरी पकड़ लीजिए तो ऐसा होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि एक प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट है, मतलब एक बिज़नेस क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है ना, तो वो प्रोडक्शन का जितना सारा कॉस्ट है, कितना कॉस्ट लगा है। जैसे सपोज़ पकड़ लीजिए आपका कंपनी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेंसिल मैन्युफैक्चर, तो वो पेंसिल मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कॉस्ट लगा, वो सब कॉस्ट को मतलब वो असर्टेन करता है एंड वो कॉस्ट कंट्रोल भी करता है। यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है ना, द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। ये असर्टेन भी करता है कि कितना कॉस्ट है, उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग का मेन पॉइंट में आ जाता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी इस पेज में देखिए यहाँ पर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। तो नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड्स द फिनेंशियल डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट रिकॉर्ड्स ऑल द रेलिवेंट मॉनिटरी डाटा। जो मॉनिटरी डाटा है, मैंने जो अभी बोला है कि एक्टिविटीज़ जो मॉनिटरी एक्टिविटीज़ है ऑब्वियसली वही सब लिखना पड़ेगा ना। तो जो मॉनिटरी डाटा है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना कोई फिनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए क्या बोला है, रिकॉर्ड्स एंड समराइजेज द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन and the data. This includes the information about the labor, material and the various overheads of the manufacturing process. तो ये क्या करता है कि ये रिकॉर्ड भी करता है, समराइज भी करता है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉस्ट के साथ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस है, हाँ, वेदर इट इज़ अ लेबर, मटेरियली बोल दीजिए, लेबर बोल दीजिए, कुछ ओवरहेड्स
मतलब कुछ कुछ अदर एक्सपेंसेस भी चाहिए, जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो वो सब भी तो ओवरहेड्स हो जाता है। ऑफिस भी चाहिए, ऑफिस का रूम रेंट भी चाहिए, तो वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी जो जो मतलब इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है तो उसको रिकॉर्ड्स और समराइज़ करना को क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लीजिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग ओनली डील्स इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओनली द एक्चुअल कॉस्ट एंड फिगर्स। मतलब जो जो ऑलरेडी हो गया है, जो हिस्ट्री में कॉस्ट लिखा हुआ था, उसी को आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे सपोज पकड़ लीजिए कि एक मशीन खरीदा था 10,000 में, तो आपको वो 10,000 ही सिर्फ लिखना है। वैसा नहीं है कि उसको निकालना है कि इसका कॉस्ट कितना था, कि इसको कैसे कंट्रोल करेगा, नहीं, आपने जो परचेज़ किया है जितना प्राइस में, वही सिर्फ लिखना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, देखिए, कॉस्ट अकाउंट यूजेस बोथ द हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब जो हो गया है कॉस्ट उसको तो लिखना ही है, प्लस हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो तो लिखना ही है, फिर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी लिखना है। मतलब इतना होने से क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग व एस्टिमेट कॉस्टिंग, ये सब का मतलब कॉस्टिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सारा टाइप्स है, बहुत सारा अकाउंटिंग है अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है, या फिर कॉस्ट को समझने के लिए बहुत सारा कॉस्ट दिया हुआ है, उसको मैं और एक वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। लेकिन अभी जस्ट डिफरेंस दे रही हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो देता ही है, उसके बाद भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब पहले से कितना स्टैंडर्ड रखना चाहिए, कितना बजट लिखना चाहिए, कितना एस्टिमेटेड होगा इसका कॉस्ट ये है, लेकिन इसका कॉस्ट ये 7 रुपीज़ होगा कि नहीं। सपोज़ पकड़ लीजिए पेंसिल का दाम पहले 9 रुपीज़ था कॉस्ट को, तो उसको कैसे कम करके उसको 7 रुपीज़ में ला सकते हैं, ये एस्टिमेटेड है, ये बजटेड है, ऐसा टाइप का वो लोग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, द यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फिनेंशियल अकाउंटिंग आर बोथ फॉर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल यूज़र। जो अब मैंने पहले भी फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो मीनिंग पढ़ाया था उसमें भी बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रोडक्ट निकल के आता है कि टू प्रॉफिट है या फिर आपका वो फिनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट और लाइबिलिटी का पोजीशंस वगैरह, वो सब किसको चाहिए, इंटरनल पर्सन्स को भी चाहिए। इंटरनल कंपनी का क्या क्या हो जाता है, आपका क्या बोलता है, ओनर हो जाता है, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉई हो जाता है, ठीक है। तो जो जो अंडर है इंटरनल ऑफ द कंपनी, उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो आउटर साइड है, जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स ऑफिसर है, उन लोगों को भी क्या चाहिए, जो एक्सटर्नल यूज़र्स है उन लोगों को भी चाहिए कि आपका कितना मतलब कितना सारा आपका लाइबिलिटी है, कितना कैसा आपका एसेट का पोजीशन है, कितना आपका प्रॉफिट है। जो इन्वेस्टर्स है वो एक्सटर्नल में आ गया, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंट इज ओनली मीन फॉर द पीपल विद इन द फर्म लाइक अ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को ही कॉस्ट का बारे में पता चलना चाहिए, दूसरा कोई इन्वेस्टर्स को क्यों इन्वेस्टर्स बोलेगा कि आपका कॉस्ट कितना है वो मुझे बताइए, उसको प्रॉफिट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका सिर्फ प्रॉफिट लेके मतलब है, उसका आपका कॉस्ट कितना बढ़ा कितना कम हो गया उसको वो फिक्र नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को चाहिए। कैसे, वो मैनेजमेंट क्या करेगा, जितना आपका कॉस्ट वो है, कॉस्ट को देख के वो इम्प्रूव भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन भी कर सकता है, तो कैसे क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन पॉइंट ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इधर पे लिखा है फिनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ मैंडेटरी फॉर ऑल द फर्म्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कीप सम रिकॉर्ड्स ऑफ देयर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग सब फर्म में ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अगर फर्म खोला है तो उसको तो ऑब्वियसली ना, आपका एक अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसमें क्या है, उसको आपका प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी अगर जब हम लोग चला रहा है तो उसका मिनिमम एक प्रॉफिट कितना आपका एसेट है, ऑब्वियसली एक कंपनी चलाने के कुछ एसेट खरीदना पड़ता है, कुछ लाइबिलिटी क्रिएट होता है, फिर कितना सारा एक्टिविटीज़ भी होता है, तो वो सब एक सीरियली एक समराइज़ करके लिखने के लिए हम लोग को फिनेंशियल अकाउंटिंग चाहिए। बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ओनली डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म एंड इन द मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी,
ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही मैन्युफैक्चर होता है और मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग को कॉस्ट चाहिए, क्योंकि कॉस्ट अगर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेगा, है ना। तो उसमें से कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इतना सारा प्रॉफिट परसेंटेज, हमको 30% प्रॉफिट चाहिए, तो 30% प्रॉफिट के लिए आपको तो मिनिमम कॉस्ट पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए जब मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगा तभी जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए होता है। अदर कुछ भी नॉर्मल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं चाहिए, लेकिन फिनेंशियल अकाउंटिंग हर में ही मैंडेटरी है, हर फर्म में ही मैंडेटरी है। ठीक है। नंबर 5, the emphasis there is on recording the transactions data and the presentation it in the given format। मतलब रिकॉर्डिंग जो होगा ना, एक फॉर्मेट दिया हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक फॉर्मेट होगा। जैसे बोला है कि शेड्यूल के पार्ट 1 में होगा स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू स्टेटमेंट होगा, उसमें ऐसे ही पहले रेवेन्यू लिखेगा, फिर अदर इनकम लिखेगा, फिर टोटल, मतलब एक फॉर्मेट आता है कि फॉर्मेट के वाइज ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखा है कि अदर देन द रिकॉर्डिंग द डाटा इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल ऑफ द लेबर मटेरियल ओवरहेड कॉस्ट। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली कोई फॉर्मेट दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने तो कॉस्ट शीट वगैरह देखा है ना। तो अगर आप लोगों ने कॉस्ट शीट वगैरह में क्या होता है कि कॉस्ट शीट में कॉस्ट का ये सब दिया हुआ होता है कि जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये एक थोड़ा बहुत फॉर्मेट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वही फॉर्मेट फॉलो ऑन करना पड़ेगा। आपको थोड़ा चेंजेस मॉडिफाइड आप लोग कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दीज आपको यही फॉर्मेट चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस इन इट्स एंटायरली, सो इट प्रोवाइड आस विद द प्रॉफिट और लॉस फॉर द होल कंसर्न। ठीक है। वो क्या बोलता है कि बिजनेस का पूरा डीलिंग्स, जो एंटायर बिजनेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाता है। इसके लिए हम लोग को प्रॉफिट और लॉस ऑफ द होल कंसर्न का आ जाता है कि इतना सारा खर्चा हुआ है, टोटल में इतना सारा आपका रेवेन्यू है, इतना सारा आपका सेल हुआ है, तो टोटल में आपका प्रॉफिट 50,000 है। लेकिन कॉस्टिंग विल एनेबल अस टू गेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड जॉब। कोई भी एक प्रोसेस का, कोई भी एक जॉब का, या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट का क्या करता है, वो आपको एक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कि एक आपका पेंसिल प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, तो पेंसिल अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो पर पेंसिल का प्राइस कितना होगा उसमें आपका लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो क्या होता है, तो उसमें आपको इट इज़ एनेबल्स अस टू गेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोसेस। मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, एक प्रोसेस का, उसका क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर पूरा एंटायर फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, एक पूरा एंटायर होल कंसर्न का ही क्या निकलता है, प्रॉफिट, उसको वो बता देगा। ठीक है। अच्छा, द लास्ट पॉइंट इज दैट इन द फिनेंशियल अकाउंटिंग देयर इज अ नो एक्सपेक्ट्स ऑफ द फॉरकास्टिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में कोई फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को लेके कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी एक्टिविटीज़ हो गया है, जो मॉनिटरी एक्टिविटीज़ हो गया है, उसको ही सिर्फ उसको क्या करना है, अपना बुक में रिकॉर्ड करना है। लिखा है ना, इट इज़ सिंपली अ रिकॉर्ड ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जो हो गया है उसको सिर्फ लिखना है। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग इज़ पॉसिबल यूजिंग सम ऑफ द बजटिंग टेक्निक। वो फॉरकास्ट कर सकते हैं कि अभी हमारा पेंसिल का कॉस्टिंग पड़ रहा है 9, तो हम ऐसे बजट मिला के या फिर कुछ टेक्निक करके, कुछ टेक्निक जोड़ के, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को थोड़ा कमा भी सकता है और थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी भी कर सकता है। तो उसका फ्यूचर फॉरकास्टिंग भी कर सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बट फिनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, फिनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए रिलेटिंग टू द कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।